नमस्कार विद्यार्थियों, शीर्षक क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। आज हम एक नया जो टॉपिक है पैसिव वॉइस, उस टॉपिक को हम पढ़ेंगे। तो पैसिव वॉइस है, इसके 2 नंबर के हमारे प्रश्न आते हैं 10th क्लास में। पैसिव वॉइस किसे कहते हैं और एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं और वॉइस किसे कहते हैं, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले जो एक्टिव और पैसिव वॉइस के जो मेन रूल हैं, और जब हमें रूल समझ में आ जाएंगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि एक्टिव वॉइस क्या है, वॉइस क्या है और पैसिव वॉइस क्या है। तो सबसे पहले ये जो रूल हैं उन रूल के बारे में बात करते हैं, और जैसे रूल बताए जा रहे हैं उनको हमें पूरा समझना है। अगर आपको एक बार ये रूल समझ में आ गए तो हम बार बार इन्हीं रूल को रिपीट करेंगे और आपको जो जल्दी ही समझ में आ जाएंगे। तो पैसिव वॉइस बनाने के पहले जो रूल हैं, अब पैसिव वॉइस क्या होता है, एक्टिव वॉइस क्या होता है, ये हम जब सेंटेंस का जब पैसिव वॉइस बनाएंगे उस समय हम बात कर लेंगे कि ये पैसिव वॉइस हुआ और ये एक्टिव वॉइस हुआ। तो पहला जो रूल है पैसिव वॉइस में, आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये रूल है जो जैसा है वह वैसा ही रहेगा। अगर ये रूल आपको समझ में आ गया तो आपकी लगभग जो कन्फ्यूजन की अवस्था है, आप कन्फ्यूज हो गए, वो चीज़ यहाँ से हट जाएगी। कन्फ्यूजन क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि लगभग जो विद्यार्थी हैं वो नरेशन यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट और पैसिव वॉइस में कन्फ्यूजन की अवस्था में आ जाते हैं कि इसमें करना क्या था और क्या कर दिया है। तो ये अगर आपको याद रह गया पैसिव वॉइस में तो नरेशन में उल्टा हो जाएगा। इसमें क्या कहा गया है? जो जैसा है वह वैसा ही रहेगा। किस बारे में बात होगी ये बाद में बात करेंगे। अब दूसरा रूल है 1 बराबर 2, 2 बराबर 2, साथ में बीइंग, 3 बराबर 3, साथ में बीन, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं 3 बराबर 4। ये एक ही रूल है। और लास्ट है 4 बराबर नो चेंज। ये रूल पहले बता रहा हूं, पैसिव वॉइस कहाँ यूज होंगे, किस प्रकार से हम बनाएंगे, क्यों पैसिव वॉइस बनाना है, बाद की बात है। तो मेन 2 रूल आपको मैंने बता दिए। पहला रूल क्या है? जो जैसा है वह वैसा ही रहेगा। किस लिए है ये, किस लिए बात कही है, अभी हम पढ़ेंगे। दूसरा रूल है 1 बराबर 2, 2 बराबर 2, साथ में बीइंग, 3 बराबर 3, साथ में बीन लगा दो, या 3 बराबर 4, एक ही बात है। और चौथी बात है 4 बराबर नो चेंज। और लास्ट इंपॉर्टेंट रूल है P3, इतना ही याद रखना है। क्या लिखा हुआ है? P3। P का मतलब क्या होता है? अब एक एक चीज पर हम बात करते हैं। पैसिव वॉइस का पहला रूल है, वो रूल अलग है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, और 9th में वैसे आए हुए नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जल्द ही समझ में आ जाएंगे कि किस लिए कहा गया है। तो पहला रूल है जो जैसा है वह वैसा ही रहेगा। यह बात कही गई है सेंटेंस के लिए। किसके लिए कही गई है? सेंटेंस के लिए, कि जो जैसा सेंटेंस आपको एग्जाम में आपको पैसिव वॉइस बनाने में दिया हुआ है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना है, तो अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाएंगे, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो सेंटेंस को नेगेटिव ही बनाएंगे, अगर सेंटेंस सिंपल या पॉजिटिव है तो उसको वैसा का वैसा ही बनाएंगे। क्यों? ये रूल इसलिए है क्योंकि जब हम नरेशन पढ़ते हैं तो नरेशन में क्या होता है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस, WH वर्ड वाले, हेल्पिंग वर्ड वाले सेंटेंस जो भी होते हैं उनको असर्टिव सेंटेंस में चेंज किया जाता है, तो वहां से हमें कंफ्यूजन हो जाती है। तो हमें ये याद रखना है जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। किसमें? पैसिव वॉइस में। यानी कि इंटरोगेटिव है तो हमें इंटरोगेटिव ही बनाना। दूसरा रूल क्या है? ये रूल समझ में आ गया होगा कि सेंटेंस जैसा होगा वैसा ही बनाएंगे। दूसरा है 1 बराबर 2, ये साथ में आप याद कर लेना, आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच में हम कंफ्यूजन में आ जाएंगे। 2 बराबर 2, साथ में बीइंग, 3 बराबर 3, साथ में बीन, और 3 बराबर 4, एक ही बात है, और 4 बराबर नो चेंज। ये रूल है टेंस का। किसका रूल है?
कि हम वाक्यों को जब एक्टिव वॉइस में हमें वाक्य दिया हुआ होगा, हम उन वाक्यों को जब चेंज करेंगे तो ये रूल अपनाएंगे। क्या रूल अपनाएंगे? यहाँ पर एक का मतलब है, मैंने पहले ही बताया था कि सेंटेंस, जो भी आप टेंस पढ़ रहे हो उसकी सीक्वेंस याद रखना है। सीक्वेंस याद रखने का मतलब, जब मैंने प्रेजेंट टेंस पढ़ाया, जब मैंने पास्ट टेंस पढ़ाया और जब हमने फ्यूचर टेंस पढ़ा, सब टेंस में एक नंबर पर टेंस कौन सा आ रहा था? एक नंबर पर कौन सा आ रहा था? सिंपल। 2 नंबर पर कौन सा आ रहा था? कंटिन्यूज। 3 नंबर पर आ रहा था परफेक्ट, और 4 नंबर पर आ रहा था परफेक्ट एंड कंटिन्यूस। तो अब मतलब समझ में आया होगा 1 बराबर 2 कि अगर वाक्य एक्टिव वॉइस का वाक्य, यानी हमें जो परीक्षा में दिया हुआ वाक्य है वो 1 नंबर टेंस का है, 1 नंबर मतलब प्रेजेंट सिंपल का है, पास्ट सिंपल का है या फिर फ्यूचर सिंपल का है, तो वो अपने ही जो दूसरे नंबर पर टेंस आता है, जैसे मान लिया मैंने सेंटेंस लिखा, ही राइट्स ए बुक, ये हमारा एक्टिव वॉइस का वाक्य है। अब आप इसमें बताओ कि टेंस कौन सा है? ही सिंगुलर है, इसलिए 5 फॉर्म दे रखी है, एस या ई एस, राइट एंड लिखना होता है, ना लगा तो वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। इसका मतलब ये टेंस कौन सा है? एस या ई एस लगा है सब सिंगुलर के साथ में, तो ये वर्ब की 5 फॉर्म है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब आपको ये सेंटेंस दिया हुआ है, अब आपको बोला कि आप इसका पैसिव वॉइस बनाओ, तो रूल क्या है? 1 बराबर 2, यानी कि अगर एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है तो प्रेजेंट सिंपल अगले अपने ही दूसरे नंबर का टेंस, प्रेजेंट सिंपल के बाद 2 नंबर पर कौन सा आ रहा है? कंटिन्यूज, उसकी हेल्पिंग वर्ब उठाएगा। कहने का मतलब है प्रेजेंट कंटिन्यूज की हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, आर, एम। यानी कि अब हमारे पास में जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो प्रेजेंट सिंपल के वाक्यों का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम हमारी हेल्पिंग वर्ब डू या डज नहीं लगेगी, क्या लगेगी? इज, आर, एम। उसी प्रकार अगर दूसरा नियम, उसी प्रकार अगर ये पास्ट सिंपल का होता, यानी कि यहां पर लिख दिया, ये मैंने हटा दिया, यहां लिखा हुआ है ही रोट ए लेटर, तो ये रोट वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब हम जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी वाज या वर। किस प्रकार लगेगी अभी हम सभी समझ लेंगे। यानी कि 1 बराबर 2, यानी कि कोई भी सिंपल टेंस हो, चाहे प्रेजेंट सिंपल हो, चाहे पास्ट सिंपल हो, चाहे फ्यूचर सिंपल हो, अगर एक्टिव वॉइस में दे रखा है प्रेजेंट सिंपल, तो प्रेजेंट सिंपल 2 नंबर का, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब उठाएगा। मैंने हेल्पिंग वर्ब का बोला है, मैंने मेन वर्ब का नहीं बोला है। हेल्पिंग वर्ब का मतलब है कि जहां पर इज, आर, एम, डू या डज प्रयोग किया गया है, सिंपल सेंटेंस में नहीं करते हैं, लेकिन पैसिव वॉइस बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं बनता है, तो हेल्पिंग वर्ब हमें लगानी पड़ेगी। तो प्रेजेंट सिंपल का है तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज, आर, एम। फ्यूचर सिंपल का है तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी 2, फ्यूचर सिंपल के बाद कौन सा आएगा? फ्यूचर कंटिन्यूज, और फ्यूचर कंटिन्यूज की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? विल बी और सेल बी। उसी प्रकार पास्ट सिंपल का है तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? वाज या वर, यानी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय इस प्रकार यूज किया जाएगा। दूसरा है कि 2 बराबर 2 साथ में बीइंग, कि अभी तो हमने कंटिन्यूज की हेल्पिंग वर्ब उठा ली थी, लेकिन अगर वाक्य ही एक्टिव वॉइस का वाक्य कंटिन्यूज में हो तो कहा है कि 2 बराबर 2 कि प्रेजेंट कंटिन्यूज का अगर वाक्य है तो प्रेजेंट कंटिन्यूज अपनी हेल्पिंग वर्ब अपने पास ही रखेगा, यानी कि 2 बराबर 2 इज, आर, एम तो आएगा ही आएगा, लेकिन एक नया शब्द जुड़ जाएगा, कौन सा? बीइंग। और लास्ट है 3 बराबर, इसमें एक टेंस का नहीं बनता है, स्टार लगा सकते हैं, वो बाद की बात है। 3 बराबर 3 साथ में बीइंग, 3 का मतलब 3 नंबर पर कौन सा है? परफेक्ट, कि अगर एक्टिव वॉइस में कोई भी परफेक्ट टेंस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, वो अपने ही अगले टेंस में या तो अपनी हेल्पिंग वर्ब रखेगा, साथ में क्या लगा लेगा? बीन, या दूसरे शब्दों में कहें तो मान लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य लिखा हुआ, मान ये हेज और हेव लिखा हुआ है, अगर हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो हम क्या करेंगे? 3 बराबर 3, यानी हेज का हेज रखेंगे, हेव का हेव रखेंगे, साथ में क्या जोड़ देंगे? बीन,
तो ये देख लो 3 बराबर 4, यानी कि 4 नंबर के टेंस में बीन लगता है परफेक्ट की वही रहती। अब एक एक रूल पर हम बात करेंगे। लास्ट है P3 कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी? हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। P3 P यानी पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। अब देखो हम इन्हीं रूल पर, हमें अभी ABCD भी नहीं आती होगी पैसिव वॉइस की, लेकिन अगर ये रूल समझ में आ गए हैं तो लगभग आपके जो पैसिव वॉइस हैं वो इस पहले ही वीडियो में कवर हो जाएंगे। कैसे करेंगे देखो, एक वाक्य लिख रहा हूं, ही इज राइटिंग ए लेटर, ये हमने एक सेंटेंस लिखा है। अब ये एक्टिव वॉइस क्यों है? तो आप सब्जेक्ट को वर्ब से जोड़कर देखो कि एक्टिव वॉइस उसे कहते हैं जब कोई कर्ता, जब भी कोई करता है जिस काम को कर रहा है, उस काम को करने में जिस कर्ता को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, यानी काम करने वाले को आगे रखा गया है, यानी कोई भी काम है उस काम को करने वाला मुख्य उसका नाम लिखा गया। तुलसीदास जी ने ये लिखी, यानी अभी यहाँ क्या लिखा? ही इज राइटिंग ए लेटर, उसने एक पत्र लिखा, तो लिखने वाला कर्ता कौन है? ही। मैंने ही को सबसे पहले रख दिया, यानी कि जब कर्ता स्वयं कार्य करता है, कोई भी क्रिया है उस क्रिया को करने का काम कर्ता द्वारा किया जाता है, और कर्ता यानी सब्जेक्ट को प्राथमिकता दी जाती है। प्राथमिकता कब दी जाएगी? जब वो सबसे पहले आए, वर्ब से पहले उसका यूज कर लिया जाए, तो वो तो होता है एक्टिव वॉइस। और अगर लिखने वालों को प्राथमिकता ना दूं, जो चीज लिखी गई है या जो काम किया गया है उस काम को इंपॉर्टेंस दूं, तो वो हो जाएगा पैसिव वॉइस। वो बाद की बात है। अभी देखो इतना बताओ, हमें इसका क्या करना है? पैसिव वॉइस बनाना है। तो पैसिव वॉइस में जो जैसा है वैसा ही रहेगा। पहला रूल यही था, जो जैसा है वैसा ही रहेगा। मतलब है कि ये वाक्य लिखा हुआ है, सिंपल सेंटेंस है, तो हम सिंपल सेंटेंस ही बनाएंगे। दूसरा है टेंस संबंधित परिवर्तन क्या होता है? 1 बराबर 2। ये टेंस कौन सा पहले ये बताओ? इज RM आया हुआ है प्लस ING आया हुआ है, तो इज प्लस ING कौन से टेंस में आता है? प्रेजेंट कंटिन्यूज में। तो अब हमारे पास टेंस कौन सा हो गया? एक्टिव वॉइस में कौन सा टेंस है? कंटिन्यूज है। तो कंटिन्यूज का रूल क्या है कि 2 बराबर 2, यानी कि हेल्पिंग वर्ब तो इज RM में से ही आएगी। 2 बराबर 2, साथ में क्या लगाएंगे? बीइंग। इसका मतलब हमें पैसिव वॉइस में पहला रूल मिल गया है कि इस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज RM में से ही, क्योंकि उसकी फैमिली में ही है, R और M इज में साथ में आते हैं। और दूसरा है कि उस हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लगा देंगे? इज RM। तो यानी कि हमारी हेल्पिंग वर्ब मिल गई है हमें, या तो इज लगेगा या R लगेगा या M लगेगा। अब मन में आ रही होगी, साथ में क्या जोड़ देंगे? बीइंग। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर यहाँ पर तो आपने कहा है कि इज लिखा हो, तो आपने R और M क्यों लिखा है? ये इसलिए लिखा है क्योंकि पैसिव वॉइस हम 8th क्लास में थोड़े आपने पढ़े होंगे, तो कहा हुआ है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। ये एक रूल मेन होता है, जो सब्जेक्ट को तो क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट। इनके बारे में हमने विस्तारित रूप में पढ़ लिया था कि जो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट हैं वो कौन कौन बनते हैं? नाउन, प्रोनाउन और कोई भी एडजेक्टिव हो, वही सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनते हैं। अब देखो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ये तो सिंपल रूल है, हमने कई बार पढ़ा है। फिर भी हम ढूंढ लेंगे कि कहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो जो ज्यादातर ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा मेन वर्ब के तुरंत बाद में होता है। मेन वर्ब के तुरंत बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन बन सकता है? नाउन, प्रोनाउन और जो भी एडजेक्टिव है वो। तो अब देखो, जब हमारा ऑब्जेक्ट, अब मान लो यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है, ये देखो आप, ये सब्जेक्ट है, वाक्यों में आराम से बताया गया है। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है? राइट यानी लिखना, ING लगाया हुआ है। ये है हमारी मेन वर्ब। मेन वर्ब के तुरंत बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? ए लेटर। ए किसके लिए लगा है? लेटर के लिए। तो लेटर क्या है? नाउन है कि नहीं है? नाउन है, संज्ञा है। इसका मतलब ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो पहला रूल है ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट। तो
एक बात पढ़ी, जो जैसा है वैसा ही रहेगा, तो सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। दूसरी बात पढ़ी, 1 बराबर 2, 2 बराबर 2 साथ में बीइंग, तो ये 2 वाला है क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूज है, तो 2 का यानी हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग लगा देंगे। तीसरा रूल पढ़ा बीइंग, सॉरी P3 पैसिव वॉइस में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की जाती है? हमेशा थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। तो मेन वर्ब कौन सी है? राइटिंग है। तो राइटिंग की थर्ड फॉर्म, राइटिंग किसकी फॉर्म है? राइट की। तो राइट की फर्स्ट फॉर्म राइट, सेकंड फॉर्म रोट, थर्ड फॉर्म रिटन, फोर्थ फॉर्म राइटिंग लिखा हुआ हमारे सामने, और जो 5 फॉर्म है वो कौन सी होती है? राइट्स। तो पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है, यानी कि राइटिंग की थर्ड फॉर्म क्या हो गई? रिटन। तो हमें रिटन लिखना पड़ेगा क्योंकि पैसिव वॉइस में वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म है वो आती है। अब देखो हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, हम एक एक टेंस के पढ़ेंगे, बाकी में रूल यही चलेंगे। अगर ये आपको शुरुआत में समझ में आ गया तो आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं बार बार यही कहूंगा कि जो जैसा है वैसा ही रहेगा। 1 बराबर 2, 2 बराबर 2 साथ में बीइंग, और P3 पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो पहला काम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ होता है? मेन वर्ब के तुरंत बाद में। ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। पहले ये सब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को तो क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट को बनाएंगे, और जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना देंगे। अब सबसे पहले ऑब्जेक्ट है ए लेटर, तो मैंने लिखा ए लेटर, आ गया शुरुआत में। जैसा है ए लेटर यानी सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, तो यहां पर भी क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब अकेली इस, बताओ ए लेटर क्या है? सिंगुलर है। 2 बराबर 2 साथ में बीइंग, यानी इज आर एम ही लगाएंगे। सिंगुलर के लिए इज लगता है, आर लगता है, एम लगता है। क्या लगता है? इज। तो लिखा इज, अकेला इज लिख दूं? नहीं, आईएनजी लगा हुआ है, इसका मतलब है कि इज आर एम वाज वर या फिर विल बी सेल बी। विल बी और सेल बी का नहीं बनेगा। वो क्यों नहीं बनेगा? अगर आईएनजी आया हो तो इस आईएनजी को काटने के लिए देखो ये रहा बीइंग में आईएनजी, यानी कि 2 बराबर 2 साथ में बीइंग, यानी कि इज के साथ क्या लगा देंगे? बीइंग। तो देखो सब्जेक्ट चला गया है ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट यहां पर आ गया, इसको क्या बना दिया? सब्जेक्ट। फिर आई हेल्पिंग वर्ब, तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या लगाई? इज प्लस बीइंग, क्योंकि रूल है। तीसरा है मेन वर्ब आई हुई, अब मेन वर्ब यहां पर आएगी, तो ये तो आईएनजी फॉर्म है, जबकि P3 पैसिव वॉइस वर्ब की कौन सी प्रयोग की जाती है? थर्ड फॉर्म। तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या होगी? रिटन। यहां तक समझ में आ गया होगा। फिर लास्ट में जो ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट में जब जाता है तो उससे पहले हम क्या लगा देंगे? बाई। क्या लगाएंगे? बाई। अब देखो हमारे सेंटेंस वाले रूल यहां पर काम आएंगे। हमने जो प्रोनाउन पहले पढ़ लिए हैं वो अब यहां पर काम आएंगे। कैसे? मेन वर्ब क्या है? राइट की है, रिटन। अब ये ही यहां पर जा रहा है, तो अगर मैं यहां ही लिख देता हूं तो आप रूल याद करो कि मेन वर्ब के बाद में कभी भी सब्जेक्टिव केस नहीं आता है। मेन वर्ब कौन सी है? राइट। राइट के बाद में सब्जेक्टिव केस ही, आई, वी, यू, सी, इट ये नहीं आ सकते हैं। ये मेन वर्ब के पहले आते हैं, मेन वर्ब के बाद में आ रहा है। मेन वर्ब के बाद में आ रहा है, इसका मतलब है ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ही, हिज, हिम। तो यहां पर ये सब्जेक्टिव केस है, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और ये क्या है? ऑब्जेक्टिव। यानी कि हिम, इस ही का क्या हो जाएगा? हिम। तो ये तो शुरुआती है, आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अभी हम और कई सेंटेंस करेंगे। ये जो वाक्य समझ में आ गए तो एक एक टेंस खुलकर पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आराम से समझ में आ जाएगा। जैसे और करते हैं, हम 2-3 वाक्य बनाते हैं। यहां पर मैं साइड में रूल लिख देता हूं। 2 बराबर 2 साथ में बीइंग, 3 बराबर 3 साथ में बीन, 4 बराबर नो चेंज। कहने का मतलब है 4 नंबर पर टेंस कौन सा आता है? परफेक्ट एंड कंटिन्यूज, उसका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है।
ये रूल हमने यहाँ पर लिख लिया है। फिर एक रूल और लिखा P3, एक लिखा सब्जेक्ट को तो ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। एक वाक्य और लिखते हैं, ही हैज प्लेड क्रिकेट। कौन सा टेंस है? अब ही को जोड़ो प्ले से, ही यानी वह, प्ले यानी खेलना। खेलने का काम कौन कर रहा है? वह। मैं इसको प्राथमिकता दे रहा हूं, इसका मतलब ये एक्टिव वॉइस है। ये क्या है? एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस कब कब होगा? जब जिस काम को मैं कर रहा हूं उस काम को ज्यादा प्राथमिकता दे रहा हूं, यानी क्रिकेट खेलने का काम कर रहा हूं, क्रिकेट खेल रहा हूं, क्रिकेट को प्राथमिकता दूं तो पैसिव वॉइस बन जाएगा। अब सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट क्या है? ही। ये तो पता है आपको। सब्जेक्ट को क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट ढूंढो। ऑब्जेक्ट कहाँ होता है? मेन वर्ब के बाद में। ये तो हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, प्ले यानी खेलना, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट। हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट। ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट। कहने का मतलब है ही तो यहां चला जाएगा और क्रिकेट यहां पर। यह समझ में आ गया होगा। फिर दूसरा रूल है जैसा है वैसा ही, सिंपल सेंटेंस है, सिंपल बनाएंगे। फिर बाद में रूल आया 1 बराबर 2, 2 बराबर 2, साथ में बीइंग, 3 बराबर 3, साथ में क्या लगाया हुआ है? बीन। तो अब बताओ इसमें टेंस कौन सा है? हेज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन से टेंस में आती है? प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट कौन से नंबर पर आता है? 3 नंबर पर। तो 3 का रूल क्या है? 3 बराबर 3, यानी कहने का मतलब है हेल्पिंग वर्ब तो वो ही रख लो, यानी यहां पर हेज का एक भाई और है, हेज और हैव, यही रखेंगे। साथ में क्या ऐड कर देंगे? बीन। क्या ऐड कर देंगे? लिखा ना बीन, तो साथ में बीन ऐड कर देंगे। और परफेक्ट में हमेशा ही कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। तो इसमें देखने की जरूरत नहीं, थर्ड फॉर्म ही है। अब वाक्य बनाए तो ऑब्जेक्ट क्या बन गया? सब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्या लिखूंगा? क्रिकेट। फिर आई हेल्पिंग वर्ब, तो यहां पर भी क्या लगाऊंगा? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई है अब? हेज बीन, हैव बीन। तो क्रिकेट सिंगुलर है तो क्या लगाऊंगा? एस फॉर सिंगुलर, यानी हेज बीन। ये मेन वर्ब हो गई। हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट जाएगा। फिर आई मेन वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब का काम हो गया। फिर आएगा मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? प्लेड। और P3 पैसिव वॉइस में वर्ब की हमेशा ही थर्ड फॉर्म ही यूज की जाती है, तो कहने का मतलब है प्लेड का प्लेड ही आएगा। यहां तक समझ में आ गया होगा। फिर हम क्या लगाएंगे? बाई। और बाई के बाद में सब्जेक्ट क्या बन गया है? ऑब्जेक्ट। तो ही सब्जेक्टिव केस है, हमें ही का क्या बनाना पड़ेगा? ऑब्जेक्टिव केस। तो ही का भी पढ़ा था, ही, हिज, हिम। हिम क्या है? ऑब्जेक्टिव केस। तो यहां पर क्या हो जाएगा? बाई हिम। अब देखो पैसिव वॉइस में और एक्टिव वॉइस में अंतर क्या है? देखो यहां पर जो उसने काम किया है खेलने का, उस काम को प्राथमिकता दी जाती है। क्रिकेट खुद खेली जा सकती है क्या? एक बात सोचो कि क्रिकेट घर पर बैट पड़ा है, बॉल पड़ी है, अपने आप उठी, 4 बज गए, जाना है खेलने के लिए, और बैट और बॉल अपने आप उठ कर चले गए कि हम तो मैदान में जा रहे हैं, हम तो वहां खेलेंगे। ऐसा पॉसिबल हो सकता है? पॉसिबल नहीं होगा। उसको बैट को पकड़ने वाला, बॉल को पकड़ने वाला कोई होना चाहिए, खिलाड़ी होने चाहिए, यानी कि ही हैज प्लेड क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल चुका है। तो क्रिकेट अपने आप थोड़ी खेली जाती, क्रिकेट खुद खेली जाती है कि नहीं भाई वह हमेशा क्रिकेट खेलता है 4 बजे, तो मैं तो 4 बजे अपने आप ही बैट और बॉल चले गए। नहीं, यहाँ पर क्रिकेट है वो खुद नहीं खेली जा रही है, तो क्या है? पैसिव वॉइस। यहाँ पर क्रिकेट खेलने वाला कौन है? ही, वह, उसको प्राथमिकता दी जा रही है, तो यहाँ पर क्या है? एक्टिव वॉइस। अगर आपको वाक्य लिखा जाए, एक वाक्य लिखा हुआ है कि मिल्क इज सोल्ड, सर यहाँ पर कंफ्यूजन हो रही है कि इज आरएम के बाद में तो आईएनजी आनी चाहिए। ये आईएनजी इसलिए नहीं आई है क्योंकि ये पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस कैसे? इससे आप खुद अपने आप सोच लो। सब्जेक्ट क्या है? मिल्क, मिल्क यानी दूध, और सेल, सेल यानी बेचना, सेकंड फॉर्म सोल्ड, थर्ड फॉर्म भी सोल्ड। तो दूध
आपके कहने का मतलब है कि यहां पर आना चाहिए कि सर इज आर एम आ गया तो यहां सेलिंग आना चाहिए था, सेलिंग नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि ये पैसिव वॉइस है। कैसे पता चला? मिल्क बेचा जाता है तो मिल्क बेचने वाला कौन होगा? जिसके पास डेयरी है ना, जो ग्वाला मिल्क मैन है वो बेचता है। अब मिल्क, आपको दूध चाहिए तो दूध की थैली को अपने आप पता चल गया क्या कि ये देखो उस बंदे को आज 9 बजे दूध लेकर जाता है, अब मैं थैली निकली उस फ्रिज से और अपने आप आगे कि ले, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मिल्क को कोई बेचने वाला था तो बेचने वाला मैंने नाम ही नहीं बताया, मैंने उसको प्राथमिकता ही नहीं दी, क्योंकि दूध बेचने का काम ग्वाला करेगा, जो मिल्क मैन है वो करेगा, जो डेयरी रखता है वो करेगा। तो यहां पर अपने आप पता है कि करने वाला कौन है? जो मिल्क मैन है। मैंने उसका कहीं नाम नहीं लिखा, हमने क्या लिखा कि दूध बेचा जाता है, दूध बेचा जाता है। दूध खुद बिकता है क्या? नहीं बिकता। इसका मतलब सब्जेक्ट खुद कार्य कर रहा है। सब्जेक्ट जब खुद कार्य नहीं करे तो वो क्या होता है? पैसिव वॉइस। जैसे ताज महल वाज बिल्ट, अब वाज आ गया तो सर आईएनजी क्यों नहीं लगाया? इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये पैसिव वॉइस है। कैसे पता चला? ताजमहल बनाया गया तो ताजमहल खुद बन गया क्या कि अपने आप संगमरमर आपस में जुड़ता गया और बन गया? नहीं, बनाने वाला कौन था? शाहजहां। तो मैंने सब्जेक्ट कहीं लिखा ही नहीं, मैंने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया, यानी कि शाहजहां ने बनाया, शाहजहां का कहीं मैंने नाम ही नहीं लिखा। तो ताजमहल खुद बना? नहीं बना। इसका मतलब सब्जेक्ट खुद कार्य कर रहा है? सब्जेक्ट खुद कार्य नहीं कर रहा है। तो सब्जेक्ट जब खुद कार्य नहीं करे तो वो क्या होता है? पैसिव वॉइस होता है। तो आपको ये समझ में आया होगा। हम और सेंटेंस करते हैं, फिर एक एक टेंस की पढ़ लेंगे। अगर ये समझ में आ गया शुरुआत में तो फिर पैसिव वॉइस सबसे इजी है। और वाक्य बनाते हैं। डज ही राइट ए लेटर? डज ही राइट ए लेटर? मैंने क्या बताया था? जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। तो पहले वाक्य बताते हैं कि ये क्या है? डज शुरुआत में है, प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब है, इसका मतलब ये है हमारी हेल्पिंग वर्ब। फिर ये क्या है? ही सब्जेक्ट है, यानी ये हमारा कर्ता है। सब्जेक्ट को क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट। राइट यानी लिखना। जब डू और डज आता है, सॉरी डज जब आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आता है, यानी कि इसके साथ एस नहीं आएगा। इस एस को इस डज ने खा लिया है, यानी ये हमारी क्या है? मेन वर्ब। और ए लेटर मेन वर्ब के तुरंत बाद में क्या आता है? ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट, सॉरी ये तो हेल्पिंग वर्ब है, ये बन गया, यानी यहां पर तो आएगा दूसरे नंबर पर है ना सब्जेक्ट, तो यहां पर भी ऑब्जेक्ट दूसरे स्थान पर आएगा। जैसा है वैसा ही रहेगा। इंटरोगेटिव तो इंटरोगेटिव रखेंगे और ही चला जाएगा इस लेटर की जगह। अब बताओ, एक नंबर का टेंस है प्रेजेंट सिंपल, तो रूल क्या है? 1 बराबर 2। कहने का मतलब प्रेजेंट सिंपल है। अब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या मिलेगी? दूसरे नंबर टेंस की। दूसरा नंबर कौन सा? प्रेजेंट कंटिन्यूस। उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज, आर, एम। और प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। पैसिव वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। पैसिव क्यों है अभी पता और चल जाएगा। तो सबसे पहले यहां पर हेल्पिंग वर्ब जैसा है वैसा ही रहेगा। यहां पर हेल्पिंग वर्ब आएगी, कौन सी आ सकती है? इज आ सकता है, आर या एम में से एक आएगी। हम पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखेंगे, हम यहां पर देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या है? ए लेटर, वो यहां आ गया, यानी यहां मैंने लिख दिया ए लेटर, क्योंकि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। अब बताओ, इसको देखकर ही तो हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो ए लेटर क्या है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? इज लगेगी, आर लगेगी या एम? एस फॉर सिंगुलर, यानी कि इज यहां करूं, यहां पर हेल्पिंग वर्ब है तो यहां पर भी मैंने क्या कर दिया? इज। ये समझ में आ गया होगा, इज ए लेटर। उसके बाद में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह और ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह। फिर आई राइट और P3 पैसिव वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की जाती है? हमेशा थर्ड फॉर्म।
तो राइट की थर्ड फॉर्म अभी पढ़ी थी, रिटन लिख दिया। फिर ये यहां पर है ऑब्जेक्ट में, यानी बाई लगाकर मेन वर्ब के बाद में है, तो ही का क्या हो जाएगा, हिम, और साइन ऑफ इंटरोगेशन। देख लो कुछ चेंज आया क्या। अब देखो, डज ही राइट ए लेटर, क्या वह एक पत्र लिखता है। तो लिखने का काम कौन कर रहा है, वह। तो मैंने उसको प्राथमिकता दी, उसको मेन वर्ब से पहले रखा। अब देखो, इज ए लेटर, एक लेटर लिखा जाता है उसके द्वारा। अब यानी हिम, यानी यहां पर आ गया। इसका मतलब है कि लेटर अपने आप लिखा जाता है क्या, अपने आप नहीं लिखा जाता, तभी तो इज के साथ में थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, जबकि इज के साथ तो क्या आती है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। ये इसलिए नहीं है क्योंकि ये पैसिव वॉइस है। एक लेटर खुद नहीं लिखा जाता है कि अपने आप पेन उठा, अपने आप कॉपी का पेज बाहर है यार, उस नोटबुक में हमने लिखना शुरू, अपने आप पेन ने लिखना शुरू कर दिया। लिखने वाला कौन है, जबकि हिम को मैंने सबसे लास्ट में रखा है, इसमें क्या कहां पर रखा है, शुरुआत में। तो यहां पर सब्जेक्ट को प्राथमिकता है, तो पैसिव वॉइस है। जो टेंस पढ़े हैं वो सब पैसिव वॉइस है, और यहां पर ऑब्जेक्ट को प्राथमिकता है, तो ये क्या है, ये एक्टिव वॉइस है, और ये क्या है, पैसिव वॉइस। जब हम किसको प्राथमिकता दें, ऑब्जेक्ट को प्राथमिकता दें, तो ऑब्जेक्ट जब भी शुरुआत में आता है तो थर्ड फॉर्म आएगी, ये याद रखना है। तो द इज ए लेटर रिटन बाय हिम, क्या उसके द्वारा एक पत्र लिखा जाता है, क्या एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है। तो जब ऑब्जेक्ट को प्राथमिकता दी जाती है तो वो पैसिव वॉइस होता है। तो आपको ये इतना समझ में आया होगा। अब हम कुछ आगे और सेंटेंस बनाते हैं, 2-3, फिर हम कल से हर टेंस की शुरुआत कर देंगे। मेन रूल यही था, अगर जो जैसा है वैसा रहेगा, याद रह गया। और 1 बराबर 2, 2 बराबर 2, साथ में बीइंग, 3 बराबर 3, साथ में बीइंग, 4 बराबर नो चेंज, और P3। अगर ये याद रह गए आपको तो पैसिव वॉइस हर टेंस के आप कर सकते हो। मैंने अलग अलग टेंस लिए हैं, जैसे अभी एक और टेंस लेता हूं। अब अगला सेंटेंस लिखते हैं, जैसे सी वाज नॉट कुकिंग फूड। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है सी, इसको कुक से जोड़ा, यानी वह पका रही है, तो खाना बनाने का काम वह कर रही है, यानी सब्जेक्ट को प्राथमिकता दी है, तो ये एक्टिव वॉइस है। तभी तो वाज वर्ब प्लस आईएनजी पास्ट कंटिन्यूस आता है। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, सेंटेंस कौन सा है, नेगेटिव, जो जैसा है वैसा ही रहेगा, यानी नेगेटिव तो नेगेटिव ही बनाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, मेन वर्ब के बाद, कुकिंग के बाद जो फूड है वो अब हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, यानी कि सबसे पहले हम लिखेंगे फूड। फिर 2 नंबर पर आता है कंटिन्यूस। तो रूल क्या है, 2 बराबर 2, साथ में बीइंग। कहने का मतलब है वाज और वर्ब में से ही आएगी हेल्पिंग वर्ब, तो लेकिन साथ में क्या ऐड हो जाएगा, बीइंग ऐड हो जाएगा। तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब, तो यहां पर भी हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट क्या है, फूड, सिंगुलर है, तो वाज। अब मैं यहां पर बीइंग लगाऊंगा तो नोट तीसरे स्थान पर नहीं आ पाएगा। इसका मतलब है इन दोनों के बीच में डबल हेल्पिंग वर्ब है, तो बीच में नोट लगाया जाता है, यानी कि नोट तो यहीं पर रहेगा, नोट। अब क्या लगा दूंगा, बीइंग, और बीइंग के बाद अब थर्ड फॉर्म हो जाएगी कुक की, कुक्ड। उसके बाद में बाई लगाऊंगा, और बाई के बाद में अब ये सी है वो ऑब्जेक्ट में है, मेन वर्ब के बाद में सी का यूज नहीं किया जा सकता। तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, सी, हर, हर। तो ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हर। तो देख लो जैसा है वैसा ही बनाया है, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही बनाया है। ये पास्ट कंटिन्यूज है, हम टेंस भरेंगे तो एक्टिव वॉइस में। अब पैसिव वॉइस में फर्क क्या आया कि फूड है वो उसके द्वारा पकाया जा रहा था, तो अब हमारा सब्जेक्ट कौन है, फूड। पैसिव वॉइस कैसे हुआ, कैसे पता चला, पहली बात तो थर्ड फॉर्म, दूसरी बात बाई आया हुआ है, और जो सबसे मेन बात है जिसमें हमें रटना नहीं पड़े कि फूड है वो खुद नहीं बनता है, कि अपने आप सब्जियां कट गई, अपने आप आटा लग गया, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि फूड जो बनाने वाला है वो हर, इसको हमने प्राथमिकता नहीं दी है, हमने फूड को दिया है। क्यों, क्या पता वो जो फूड है वो स्वादिष्ट होगा, तो फूड को ज़्यादा हमने प्राथमिकता दी है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, पैसिव वॉइस।
तो बस इतने ही रूल हैं। अगर ये रूल समझ में आ गया तो प्रत्येक टेंस का आप पैसिव वॉइस आराम से बना सकते हो। इंटरोगेटिव है तो इंटरोगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव बनाएंगे। तो आपको ये समझ में आया होगा। हम कल से वापस जो टेंस है कि उनकी जितने भी पैसिव वॉइस हैं उन पैसिव वॉइस के कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।